Hi students, how are you doing? Hi. Hi everybody. Hi Aryan. Hi Himanshu. How are you people? Okay. So as you people know, okay, sorry, that's Azan. So yeah, as you people know, this session is about the CBSE Class 10 board exams, paper solving and analysis. So I got a lot of requests from you people asking me, ma'am, analysis kara do, because we have a lot of confusion कि one marker में exactly क्या लिखना था. Also, you guys have confusion in your what do you call it, 5 marker questions also. So for that we have come up with this. Now मैं पहले बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या कराएंगे. तो मैं इसमें, by the way, my name is Shubham Pathak, you people already know, right? So मैं इसमें आपको कराऊंगी 2 पेपर सॉल्व. एक होगा सेट नंबर 2, एक होगा सेट नंबर 3. सेट नंबर 1 आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं भेजा, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है. सेट नंबर 2 और 3, anyway the questions are repeated in one also, so even set number 1 people are pretty secured here, ठीक है. चलो, without wasting any time, let's go ahead. Look on your screen, children. What you get here is the total overall scenario of the board exams, right? तो राइज ऑफ नेशनलिज्म से 5 मार्क का क्वेश्चन एक आया था, तो टोटल मार्क्स हो गए 5. नेशनलिज्म इन इंडिया से आए थे आपके 2 क्वेश्चन, वन वाज 1 मार्कर एंड वन वाज 3 मार्कर, राइट. ग्लोबल मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन 4. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से ओनली अगेन 4 मार्क का आया था, एक 3 मार्क का, एक 1 मार्क का. प्रिंट कल्चर से 1 मार्क क्वेश्चन आए थे, 5 ऑफ देम. ओके, सो अगेन resources and development, agriculture, minerals and energy resources, manufacturing and industries, lifelines of national economy, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ. ये था पेपर का पैटर्न, ठीक है. आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो इससे. अगेन पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, political parties, outcomes of democracy, इसका भी पैटर्न आपके सामने है. You can go through it. 3 mark, 3 mark, 4 mark, 5 mark, 5 mark respectively. This is from economics, development, sectors of Indian economy, money and credit, globalization and Indian economy. 6 mark, 4 mark, 5 mark, 5 mark respectively, right? चलो, so compare करें और contrast करें तो हमें पता चला कि set number 2 और 3 में 1 mark का question जो है 13 marks के आए थे, 3 mark का question 21 marks, 5 mark का question 15 marks, and similarly again I have given you an analysis here that you can go through later on. What I'm going to do is I'm going to now एक मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्वेश्चन था और उसका क्या मॉडल आंसर होना चाहिए था. डरना नहीं है अगर इससे थोड़ा सा मिलता जुलता भी लिखा है या अपने वर्ड्स में लिखा है आपने, so you guys are good to go, so don't you worry. Okay, let's get started without wasting any time. Look at this question. How is GDP calculated and how is public sector different from private sector? ये 2 क्वेश्चन आए थे, चॉइस में आए थे आपको, राइट. अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड, तो इसमें जीडीपी की डेफिनेशन दी है अगर आपने, तो भी ठीक है, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी मेंशन कर देना चाहिए था. दिस इज योर मॉडल आंसर, दैट जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बाय एडिंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में, उन सबको मिला के विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर में आपको मिलता है आपका जीडीपी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस, तो आप उसमें लिख सकते हो दैट पब्लिक सेक्टर इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल योर रेलवेज, फॉर एग्जांपल योर पोस्ट ऑफिस, या एंड ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय आइदर वन इंडिविजुअल, या तो एक व्यक्ति करेगा उसको मैनेज या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है. फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922? ना आपको लगेगा कि मैम इसमें क्या लिखना है, जो 3 स्ट्रैंड दिए थे नॉन कोऑपरेशन से उसमें से लिखना है कि चौरी चौरा लिखना है, तो बच्चा इसमें सबका एक ही मॉरल पॉइंट था इन सारे रीजंस का, वो ये था that गांधी जी who was a firm believer in non-violence, when he saw that the movement is turning violent, very violent in the different parts of the country, ही थॉट कि यार अब तो बेटर है कि मैं इससे विड्रॉ कर लूं मास स्ट्रगल से. एग्जाम्पल के तौर पे आप चौरी चौरा इंसिडेंट मेंशन भी कर सकते थे, नहीं भी किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. आगे चलते. व्हाई वाज वर्नाकुलर एक्ट पास्ड इन 1878? और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज गुलामगिरी बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले इन 1871? तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का करते हैं. Why was Vernacular Act passed in 1878? वर्नाकुलर एक्ट जो 1878 में पास हुआ था, वो पास ही इसलिए हुआ था
क्योंकि हम रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे थे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर से। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर दैट आर रिटन इन लोकल लैंग्वेजेस, राइट? सिंस वी वांटेड टू पुट restrictions on the newspaper because पता है नेशनलिज्म इतना जोर शोर से फैल रहा था कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हमारी सरकार गिर जाएगी, और इसीलिए उन्होंने प्रेस एक्ट लगा दिया, राइट? सेकंड क्वेश्चन अगर आपने आंसर किया है तो उसका आंसर आप लिख सकते हो कि गुलाम, कौन सी बुक थी? गुलामगिरी, राइट? गुलामगिरी बुक जो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी वो इसलिए लिखी थी क्योंकि वो कुछ प्रकाश डालना चाहते थे. They wanted to throw some light on the issue of caste. So Gulamgiri was specifically about the unjust caste system of India, जहाँ पे people belonging to the lower caste are oppressed by the people belonging to the upper caste. Simple सा आपको ये one line में लिखना था. ठीक है, आगे चलें और बताऊं? Tell me, you guys want to know more questions? Yes? Okay, चलो. नाउ ये टेबल आया था आपकी सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में. इस टेबल में कुछ नहीं, ये टेबल आपको बुक में भी दे रखा है. इस टेबल में आपका क्वेश्चन आया था कि इन कंपैरिजन टू केरला, सॉरी, which state has highest infant mortality rate? आंसर हमारे सामने है, आप टेबल देखो. infant mortality rate में केरला का इसमें दिया हुआ है 10, एंड हाईएस्ट किसका दिया? हायर नहीं पूछा, हाईएस्ट पूछा है. सो इसका आंसर था बिहार. ओके, इजी पीजी बिहार. अगर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, सिर्फ बिहार भी मेंशन किया है तो फुल मार्क आपको मिलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम ए एंड बी. क्या दिया है इसमें? कॉलम ए में आपको प्रॉब्लम दी है, कॉलम बी में उस प्रॉब्लम को सुधारने का सोल्यूशन दिया है. आपको बताना है कि इसमें कौन सा इररेलेवेंट है. पहला वाला लैंडलेस लेबरर्स, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. तो अगर लैंडलेस लेबरर्स को हम मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेस देंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा. सेकंड, प्रॉस्पेरर फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, उन्हें हम अवेलेबिलिटी कराएंगे अदर इरिगेशन सोर्सेज की. वेरी वेल डन, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड. Then farmers who depend only on rain for growing crops, ऐसे farmers जो वर्षा पे डिपेंडेंट होते हैं, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं टू ग्रो देयर क्रॉप्स, अगर उन्हें आप अश्योर्ड हायर सपोर्ट प्राइस दोगे, बोलते हैं ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट रखती है, अगर उसे हायर सपोर्ट प्राइस रख रहे हो तो उनका बहुत भला हो जाएगा, राइट? लास्ट इज अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ऐसी गांव की महिला जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास बहुत सारा लैंड है, राइट? उसका ऑप्शन आपको दिया है कि अगर उन्हें रेगुलर जॉब दोगे या हाई वेज दोगे उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए. तो ये कोई कोहेरेंसी नहीं है इस प्रॉब्लम और इस सोल्यूशन में, बल्कि प्रॉब्लम है भी नहीं इधर. तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन में. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज रीडिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट इजी इन इंडिया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है कि अगर इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट की पढ़ाई लिखाई इजी नहीं थी तो क्यों नहीं थी. पहला वाला, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हाईली चीप. ऐसा तो नहीं है, चीप तो नहीं थी. सेकंड पॉइंट, मैन्यूस्क्रिप्ट वर वाइडली स्प्रेड आउट. नहीं, सबके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं होते थे, राइट? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी. अरे मैन्यूस्क्रिप्ट उस जमाने में थी जब इंग्लिश हमारे कंट्री में थी ही नहीं. So C is also not the option. Option number D, that manuscripts were fragile. Yes, they were very fragile. They were not easy to carry and they were not easy to, take from one place to another. So this is your right answer. Manuscripts were fragile. ठीक है, आगे चले और क्वेश्चंस करते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन. Who among the following published Punjab Kesari, right? प्रिंट कल्चर में लास्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. बाल गंगाधर तिलक इज योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इजी पीसी, वर्ड लिखा है तो भी ठीक है, पूरा क्वेश्चन पूरा सेंटेंस लिखा है तो भी. चलो, suggest any one way to protect women from domestic oppression, and the next question is suggest any one way to create communal harmony among various communities of India. पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, वन वे टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशन. अब वो बोल रहा है सजेस्ट करो. So obviously if they're asking to suggest, you have to tell them something which has not happened before, right? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो बोल रहा है कि सजेस्ट करो, तो ऐसा कोई वे बताओ जो ऑलरेडी नहीं हो रहा है सोसाइटी में. पहला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है डोमेस्टिक ऑपरेशन वाला, तो उसमें आप लिख सकते हो कि बेटर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है हमें. जो भी इतने सारे लॉज हमारे गवर्नमेंट ने बना रखे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन स्पेशली इन द डोमेस्टिक एरा, लेकिन उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन जरूरत है, राइट? फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. नाउ दिस इज एन ओपन आंसर. आपने अगर कोई बेटर आंसर लिखा है जो आपको अभी डाउट आ रहा है उसमें कि मैम ये आंसर ठीक है कि नहीं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
and I will try to tell you कि वो सही था कि नहीं. Okay. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसमें, तो उसमें आप देख सकते हो कि कॉम्युनलिज्म को सोसाइटी से बचाने के लिए वी कैन प्रमोट फेयर एंड सेकुलर पॉलिटिक्स. हमारी कंट्री में जो पॉलिटिक्स है वही कॉम्युनल बन के रह गई है, राइट. रिलीजन इज थॉट द बेसिस ऑफ द पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. इफ वी कैन मेक दैट फेयर और मोर सेकुलर इन, it would be very very healthy for our democracy, and it would be very very healthy for people belonging to different faiths and religion, right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. वर्ड हॉरिजॉन्टल आपने जहां देखा वहीं आपको पता चल जाना चाहिए कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज बी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट कौन सा वाला होता है अरेंजमेंट? दैट इज अ फेडरल अरेंजमेंट, राइट. वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल बोलना है. हमारा राइट आंसर इज बी. चलो आगे चलते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चिल्ड्रन राजस्थान में है रावत भाट, राइट. चलो. State any one step taken in Belgium to rule out the problem of regional diversities and cultural diversities. तो ये बोल रहा है कि कोई एक ऐसा स्टेप बताओ. हमें पता है कि बेल्जियम हैड मेड बैक टू बैक 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट to safeguard the rights of the people to accommodate the social diversity in their country. उसमें से कोई भी आप एक मेंशन कर सकते हो. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो उनका प्रावधान था, द feature of community government that they put into their constitution after an amendment, उसके थ्रू रीजनल डाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो रही थी, क्योंकि हर रीजनल लैंग्वेज का अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और इसके साथ साथ आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी वाज आल्सो बीइंग preserved. This form of government was only solely for cultural education and language related issues in the country. Cool. आगे चलते हैं. fill in the blank था आपके पेपर में. Look at this fill in the blank. Dash is the largest producer of raw jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. Answer is easy peasy. India is second largest producer of raw jute. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म वीटो, और इसके साथ चॉइस में आया था एक क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कार्डिंग. ठीक है. अगर वीटो वाला आपने अटेम्प्ट किया है तो ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड वीटो पावर के बारे में पूछ रहे हैं. तो वीटो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है जो अगर आपके पास है, इफ यू हैव द वीटो पावर, यू कैन रिजेक्ट अ डिसीजन और प्रपोजल मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडी. नो मैटर लॉ मेकिंग बॉडी ने क्या आपको डिसीजन दिया है या प्रपोजल पुट फॉरवर्ड किया है, आप उसको डिनाई कर सकते हो. यही तो है वीटो पावर, हुकुम का इक्का बेसिक, राइट. अगर आपने कार्डिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है चिल्ड्रन, दिस इज फ्रॉम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. द डेफिनेशन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. कार्डिंग ऐसा प्रोसेस होता है इन विच fibers, no matter it is a cotton fiber or a wool fiber, they are prepared prior to spinning. Spinning से जो पहले वाला प्रोसेस होता है उसे हम कार्डिंग कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें भी 2 क्वेश्चन थे ऑप्शंस में. पहला वाला अगर आपने अटेम्प्ट किया है, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू व्हिच कंट्री? जापान. यस, जापान इज द राइट आंसर. अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो फर्स्ट बुक पब्लिश बाय गुटेनबर्ग थ्रू प्रिंटिंग प्रेस वाज बाइबल, राइट. सो जापान एंड बाइबल आपके रिस्पेक्टिवली आंसर्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स अगेन. 15th क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको बताना है, और एग्जांपल्स आपको दिया है बायोटिक एंड एबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नाउ आपको यहाँ पे बताना है कि किस बेसिस पे ये रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है. Biotic and abiotic resources are classified on the basis of origin, and renewable and non-renewable resources are classified on the basis of exhaustibility, right? ये थे आपके 2 राइट आंसर. चलो आगे चलते हैं. व्हाट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट ऑफ इंडिया? अगर आपने लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मेरा वीडियो देखा था, तो जब मैं पोर्ट्स पढ़ा रही थी तो मैंने सबका स्पेशल फीचर बताया था, राइट. उसी पे ये क्वेश्चन आया है. व्हिच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड? अगर आपने पहला वाला अटेम्प्ट किया है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, तो उसका आंसर है चेन्नई. दूसरा वाला किया है डीपेस्ट नेचुरल लैंडलॉक्ड एज वेल एज वेल प्रोटेक्टेड, तो उसका ऑप्शन है विशाखापट्टनम. ठीक है. 17th question, easy peasy. Which one of the following is a major caste group of Sri Lanka? First option Christian and Tamil. नहीं, major पूछा है तो major तो नहीं था. Buddhist and Hindu. नहीं, caste group पूछा है.
Sinhali and Tamil, Sinhali and Christian. इसका right answer है children your Sinhali and Tamil. Okay. Next question, question number 18. Dash industry is used for manufacturing aircraft, utensil, wires. जहां मैं देखूंगी aircraft and utensil, मुझे पता है that my answer is going to be aluminium smelting industry, क्योंकि aluminium ही aircraft और utensils और wire बनाने तीनों चीजों में वही यूज होता है. ठीक है, वायर्स और भी चीजों की बनती है, लेकिन एयरक्राफ्ट और यूटेंसिल्स मोस्टली एल्यूमिनियम के होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suggest any one way to create employment in rural areas. गांव के एरियाज में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, बहुत सारी चीजें मेंशन है आपकी इकोनॉमिक्स बुक में, आपको उनमें से कोई एक वे बताना है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेटर लोन एंड इरिगेशन फैसिलिटीज. आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स के बारे में लिख सकते हैं. यू कैन राइट अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, एनीथिंग एनीथिंग. देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स. मैंने बस आपको ये मेंशन किया है. आपका जो भी पॉइंट है, अगर उसमें से उन सारे पॉइंट्स में से है जो बुक में मेंशन है, तो वो भी ठीक है. ठीक है. 1 second. Okay. Yeah. Next question, question number 20. Choose the correct option from A and B. Chandrapur thermal power plant. Chandrapur thermal power plant आपका झारखंड में है. मयूरभंज is in Odisha, as you can see, and Kalol is in Gujarat, and your bauxite mine is in Amarkantak. ठीक है, तो ये थे आपको कॉलम. ये मेरे से पूछ रहे हो अगर, तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था. 4 दे दिए थे 1 मार्क क्वेश्चन में, ये काफी डिफिकल्ट था. चलो अब करते हैं हम. आप ऊपर देखो, पेपर कोड आप देखते रहना. ऊपर आपको मैं पेपर कोड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके थ्रू आप देखना कि ये आपके पेपर में आया था कि नहीं. Why did Indians oppose the Simon Commission? साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था, उसे गो बैक साइमन के नारों से क्यों ग्रीट किया गया था? तो बच्चों, जो साइमन कमीशन था वो इंडिया में आ तो गया था, पर वो आया क्यों था? इट हैड कम टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशन टू आवर गवर्नमेंट. हम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे, उसको रिकमेंड करने आया था साइमन कमीशन. एंड द कमीशन हैड नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर. सो व्हाट इज इट? यहाँ हम फाइट कर रहे थे अपनी आजादी के लिए, और यहाँ पे साइमन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था विदाउट एनी इंडियन मेंबर इन इट. सो दैट वाज द रीजन फॉर गो बैक साइमन इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is called the first expression of nationalism? Easy peasy. इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789. ईयर अगर मेंशन नहीं भी किया है तो फुल मार्क आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम. आगे, सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज. ठीक है, तो ये पेपर सेट 3 में अर्बन का आया था, सेट 2 में आपका रूरल एरियाज का आया था. अर्बन एरियाज की बात करें, अगेन द वर्ल्ड इज ऑयस्टर. आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टूरिज्म अगर आप प्रमोट करोगे, या रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो आसपास के रीजन हैं सिटीज के, वहां की क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करोगे, आईटी सेक्टर को प्रमोट करोगे, देन डेफिनेटली इट वुड लीड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द अर्बन एरियाज. राइट. चलो आगे चलते हैं. अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय? संवाद कौमुदी, शमसुल अकबर, पंजाब केसरी. वो लोग थे ना जो चैप बुक्स को बेचते थे. दैट इज योर आंसर. सो योर आंसर इज सेलर ऑफ पेनी चैप बुक्स, ऑप्शन नंबर डी. कूल. One more question. In which of the following state is Kaiga nuclear energy plant located? गुजरात, कर्नाटका, पंजाब और केरला. और क्या है आंसर इसका? जल्दी बताओ. Karnataka is the right answer for this. Okay, B. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री. जहां मैंने पढ़ लिया बेसिक इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी. द राइट आंसर इज योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है वो बाकी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है. राइट. नाउ वी हैव कम फॉरवर्ड विद 3 मार्कर क्वेश्चन. चिल्ड्रन, लेट्स गो अहेड. Tertiary sector activities help in the development of the primary and secondary sector. Evaluate the statement. Okay. Next question. Tertiary sector activities help in the development of primary and secondary sectors. यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 3 पॉइंट. ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बैंकिंग. टेरिटरीज के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इफ यू आर नॉट एबल टू टेक देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मार्केट तक अगर पहुंच ही नहीं पा रहा है. देन स्टोरेज. इतना ज्यादा जो प्रोडक्शन करोगे, वो प्रोडक्शन स्टोर कहाँ करोगे आप? थ्रू योर स्टोरेज हाउसेस. दो स्टोरेज हाउसेस कम इन द टेरिटरी सेक्टर. देन बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. लोन कहाँ से लाओगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए? बैंक्स के थ्रू, एंड दे कम इन टू योर टर्शरी सेक्टर. अगेन आप इसमें बाकी पॉइंट्स भी अपने ऐड कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था प्राइमरी सेक्टर वाला, उसमें आपको पहले देना है कि कोई भी कंट्री जब आपका डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रही होती है, सो दे स्टार्ट विद इनिशियल स्टेजेस में, डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में दे स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. So primary sector is always the most important sector in the initial stages of development for any economy, okay, any country, right? And they contribute to most of the GDP. ना जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, फार्मिंग के मेथड्स चेंज होते जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाती है, people begin to take up other activities also. So this is a trend from primary people move on to secondary and then finally they move on to tertiary. So developed nations में tertiary sector बहुत boom करता है. Developing nations में देखा गया है कि अभी भी dependence जो है primary sectors पे ज्यादा होती है. Cool. Next question. Name any three features of secularism described in the Indian Constitution or mention the problems of caste in Indian politics. Caste in Indian politics लिखना था, ठीक है. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स लिखना है. पहला वाला जो क्वेश्चन है, नेम एनी थ्री फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म, ये तो बहुत बहुत ही इजी है. आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सॉरी फॉर द नंबरिंग मिस्टेक हियर, 1 2 3 4 होना था, 4 पॉइंट्स दे रही हूँ. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का, राइट? अनलाइक स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका या इस्लाम इन पाकिस्तान, हमारी कंट्री सारे रिलीजन्स को जो है equal importance देती है. Constitution does not give any special right to any particular religion. Then at the same time हमारा Constitution हमें एक fundamental right के साथ नवाजता है. That fundamental right is freedom to practice, propagate and profess any religion that we want to. Even if you want to change your religion as an adult, you are free to, right? कोई discrimination नहीं होता है on the grounds of religion in the public sphere, in the private sphere, all of that. And constitution ये भी allow करता है कि by chance any religious conflicts are there in the society, then it is the responsibility of the state, of India, of government, of judiciary to intervene into the matters and safeguard the fundamental rights of the people of the country. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कास्ट इन पॉलिटिक्स वाला था, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि पार्टीज जो है कास्टिज्म को प्रमोट करती हैं पॉलिटिक्स में. क्यों? क्योंकि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं और हमें अपना कैंडिडेट चूज करना होता है, तो हम क्या देखते हैं? वी सिंपली लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी और द कंट्री और द स्टेट, और फिर हम वो कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जहां पे कास्ट कॉम्पोजिशन, जिस कास्ट का कॉम्पोजिशन हमारी सिटी में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है, राइट? देन वोट बैंक, हम लोग कास्ट को वोट बैंक्स की तरह यूज करते हैं. ओके ओके, दिस कास्ट ग्रुप हैज बीन persuaded, so this caste group is going to vote for us, this caste group is remaining. What are we doing? We are just fulfilling their needs only because we want our votes to come to us, right? So हमारे वोट बैंक भरे रहें, इसलिए हम लोग कभी कभी सोसाइटी में टेंशन, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रमोट कर देते हैं. और कास्ट जो है पॉलिटिक्स में डाइवर्ट कर देता है अटेंशन पॉवर्टी से, प्रेसिंग इश्यूज से, विमेन सेफ्टी, पॉवर्टी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारे इश्यूज से हमारा ध्यान हट जाता है. ध्यान सिर्फ रहता है कास्ट पे. व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, just give me a moment. Describe any three features of federal government or describe any three features of unitary government. Okay, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. थ्री फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फिर यूनिटरी पे आएंगे. तो फेडरल गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी पता है, डेफिनेशन में होता है दैट देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देयर कुड बी मोर लेवल्स आल्सो, बट दो तो होने ही चाहिए, राइट? हर लेवल पे जो गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन का मैटर है वो अलग अलग होता है. देयर इज अ यूनियन लिस्ट इन आवर कंट्री, देयर इज अ स्टेट लिस्ट आल्सो, राइट? पावर और फंक्शंस जो हैं दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, बीट फॉर द सेंट्रल लेवल और बीट फॉर द स्टेट लेवल, वो गारंटीड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कि क्या क्या सबका काम है, और अगर फंडामेंटल प्रोविजंस को आपको ऑल्टर करना है तो आपको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सहारा चाहिए, सेंट्रल लेवल भी और आपका स्टेट लेवल भी. सॉरी फॉर द नंबरिंग वंस अगेन, दिस हैड टू बी 1 2 3 4. ओके, चलो. नेक्स्ट आंसर इज यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग यू, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज नो प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज योर सेकंड पॉइंट. सारी पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, सो दे एक्सरसाइज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर्स, क्योंकि बैलेंस ऑफ चेक नहीं होता है. हमारे पास जो है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं. दीज पॉइंट्स यू कैन हैव मेंशन इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट?
Next question. Efficient means of transport are prerequisite for fast development of the country. Support the statement with example. ट्रांसपोर्ट कैसे जरूरी है कंट्री के डेवलपमेंट में, आपको ये बताना है. क्या लिखेंगे हम इसमें? हम इसमें लिखेंगे कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. पहली बात तो हम अग्री करेंगे, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहां की कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना एक्सटेंडेड है, कम्युनिकेशंस नेटवर्क कितना एक्सटेंडेड है. Why? Because transport system is there to migrate people from one place to another. No, we know in our country from rural India, people keep on moving to urban areas near them in the search of your, what do you call it, employment. ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ही तो वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है जिसके ऊपर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है, राइट. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वुड रीच फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव आउटलेट्स टू द मार्केट्स. हाउ? थ्रू योर ट्रांसपोर्टेशन. तो डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की, सबकी जरूरत होता है, सबका लाइफलाइन होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. Cool. Question number 25th. Explain any three effects of population growth in England in the late 19th century. लेट 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आए थे इंग्लैंड में, उसके तीन इफेक्ट्स लिखने हैं आपको. तो वो कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रो हुई थी, उसका इफेक्ट क्या था, आपको लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. 19 अब बैक टू इंडिया. ओके, 19th सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है वो क्यों कम हो गया. तो अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सो लेट मी टेल यू, दिस इज फ्रॉम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. दोनों चैप्टर में चॉइस आनी थी, मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, पहले चलते हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पे. उसका ये है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी वैसे वैसे फूड के प्राइसेस भी आपके बढ़ रहे थे. ऑल ऑफ दैट वाज फाइन, बट एक गलती हो गई जब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या कर दिया, कॉर्न लॉस को इम्प्लीमेंट कर दिया. What were called laws? So they wanted to protect the rights of the peasants and farmer in their home country, क्योंकि बाहर से जो import आता था that used to be very very cheap and they did not want to starve their peasants and farmers. तो उन्होंने कॉर्न लॉ लगा दिया कि यार बाहर से जो इम्पोर्ट आएगा पहले तो उस पर हैवी टैक्स लगा दिया, फिर एकदम बैन ही कर दिया, राइट. उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर की, होम कंट्री उसको मीट कर नहीं पा रहा है, तो लोगों के पास खाना ही नहीं था खाने के. उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की. तो फिर क्या हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया डिफरेंट डिफरेंट अदर सिटीज में या फिर इवन ओवरसीज में. फॉर एग्जांपल दे स्टार्टेड मूविंग टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, राइट. So this you had to write in the answer. फिर जो सेकंड क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से कि अर्ली 19th सेंचुरी में कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया था, तो उसमें आप लिख सकते हो क्योंकि ब्रिटेन ने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी. हमारा मेन जो जहां पे हम बेचते थे अपना कॉटन वो था ब्रिटेन, राइट. यूरोप में बेचते थे, ब्रिटेन उसमें बहुत प्रोमिनेंट नाम था. अब ब्रिटेन ने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, उन्होंने बोला अगर तुम्हारा कॉटन आएगा तो तुम्हें देना पड़ेगा इस पे टैक्स, राइट. एक्सपोर्ट ऑफ द ब्रिटेन ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया इंक्रीज. डुअल पॉलिसी लगाई थी, हमारा कॉटन उनके यहाँ जा नहीं पा रहा था और अपना कॉटन, अपने जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे, दे वर सेंडिंग दोस फिनिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया. मशीन मेड गुड्स थे जो थे वो बहुत चीप थे और हमारे वीवर उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. और रॉ कॉटन एक्सपोर्ट जो है इंडिया फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन शॉट अप द प्राइसेस ऑफ द कॉटन एज वेल. इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि हमारी जो डिमांड थी कॉटन की वो घटती जा रही थी. कोर्स यार्न की जो डिमांड है वो बढ़ रही थी, लेकिन हमारे कॉटन की जो डिमांड है, जो फाइन कॉटन जिसके लिए हम जाने जाते थे, वो डिमांड तो कम होती जा रही थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपका एक सोर्स क्वेश्चन था. आपको सोर्स दिया हुआ है द मूवमेंट इन द टाउन्स. ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू द वीडियो लेटर. और इसमें मैं क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जस्टिस पार्टी इन बॉयकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शन, हाउ वाज द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ड्रामेटिक, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट ऑन द फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड. ये सबके तीनों के आंसर ये सोर्स में आपको मिल जाएंगे. मैं आपको दे रही हूँ मॉडल आंसर्स, तो ये हैं आपके मॉडल आंसर्स, यू कैन गो थ्रू देम लेटर आल्सो. ठीक है.
Cool. Question number 27. Suggest any 3 ways to improve health and nutritional status of people in India. Children were you guys were very cribbing about, this question. No, I know thoda question absurd आया है chapter में से, development में से आया है. Suggest any 3 ways to improve the health and nutritional status of India. मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इसमें से आपने कोई point लिखा है तो आपको मिल जाएंगे नंबर. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं. ऐसे वेज आपको सजेस्ट करने हैं जिससे इंडिया की हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है कंट्री का वो थोड़ा बढ़ सके. तो क्या कर सकते हैं हम अपना हंगर को इराडिकेट करने के लिए हम लोग सारे माल न्यूट्रिशन के जो फॉर्म्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑलरेडी देयर बट हम उसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो वर्ड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैड टू बी देयर. देन गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान यार टू इम्प्रूव द डाइट्स एंड न्यूट्रिशन. आई नो मिड डे मील जैसे प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं लेकिन हमें जरूरत है कि हम उसमें और इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें और बढ़ावा दें और ब्रॉडर स्केल पे ले जाए और कंपल्सरी बनाए और एफिशिएंट बनाए सो दैट children of the country are not malnourished. Then public health care की बात करें, it should be promoted. कैसे करेंगे promote? हमें और government hospitals की जरूरत है और medical staff की जरूरत है. You know that corona India is and the entire world is also dealing with corona, and if we had enough medical care the numbers would have been restricted before they had reached the current number, right? All of that is because हमें पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है, राइट? आगे चलते हैं. डिस्क्राइब द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज और डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. अगर मैं आपकी जगह होती आई वुड हैव अटेम्प्टेड द सेकंड क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज 3 पॉइंट्स इसमें दिए हुए थे. लेकिन अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज, सो लेट मी टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट. जुडिशियस का मतलब होता है सोच समझ के यूज करना, राइट? तो इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखना था और भी पॉइंट्स इनकलकेट करने थे. आप रिसोर्स प्लानिंग के बारे में लिख सकते थे कि जुडिशियस से सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि हम रिसोर्स को प्लान करें, उनको मैनेज करके यूज करें. ओवर यूटिलाइजेशन या ओवर कंजम्पशन की क्या जरूरत है? At the same time, we can promote sustainable development so that there is enough for the present generation also and there is enough for the future generation also. और efficiency को maximize करें. अब जब resources use ही कर रहे हैं तो waste को करने की क्या जरूरत है? अगर waste भी produce हो रहा है तो उसको भी हम किसी और चीज में use कर सकते हैं, right? So maximize efficiency, minimize wastage. Conservation of resources is very important, and we can also use more and more renewable resources. Why? Because we know that renewable resources get regenerated again, and that would make sure that the use is judicious, it's available to the present generation also, future generation also. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिसोर्स प्लानिंग वाला वो काफी सिंपल था. उसमें आपको ये 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में है. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड देन मैचिंग दैट रिसोर्स डेवलपमेंट विद द नेशनल डेवलपमेंट. ये मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गना discuss the entire 3 points in it. You guys already know about. Next question. Suggest any 3 ways to improve public facilities in India. Public facilities सबसे पहले क्या होता है? Basic facilities होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है to all the citizens of the country irrespective of their status, caste, creed, religion, right? Those are known as public facilities. अब ये पूछ रहा है कि suggest कर दो कोई 3 measures जिससे वो public facilities को हम improve कर पाए. क्या है वो 3 पब्लिक फैसिलिटीज जहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? Education, yeah, we need education. Elementary education is promoted, I know. Right to education is there, I know. But we still see that the literacy rate of the country is very low, especially for the women. So we need to promote basic education. There need to be more government school. They need to be at par with the private school. Government schools को भी अच्छी facilities के साथ होने की जरूरत है, अच्छे staff के साथ, अच्छी teachers के साथ, अच्छे management के साथ, right? सेकेंड पॉइंट, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज. अभी ये मैं पहले भी आपको ये मेंशन किया कि हमें प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है हेल्थ को. वी नीड मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वी नीड मोर डॉक्टर्स, वी नीड मोर नर्सेज, राइट? केरला से हमें कुछ सीखने की जरूरत है. लो अगर ये सब करेंगे तो हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी कम हो जाएगा. ऐसे जो स्टेट्स हैं, द स्टेट्स दैट आर डूइंग रियली रियली नाइस इन हेल्थ फैसिलिटीज, द एंटायर कंट्री नीड्स टू लर्न फ्रॉम दोज स्टेट्स, राइट?
Third point, public distribution system. Yes, it is already there. We are catering to the poor of the society, but government को open करने चाहिए sufficient PDS units, sufficient ration shops should be opened so that rice, wheat, pulses, ये जो basic चीजें हैं, ये सारे गरीब लोग, all the people who are below poverty line in the country, they could reap out the profit. Also मैं बताऊं, corruption बहुत होता है in public distribution system को, so there needs to be a management procedure, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में हम इसे करप्शन को कम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल, मोस्ट ऑफ दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू पीपल, लेकिन उसमें करप्शन बहुत है, मैनेजमेंट बहुत गलत हो रही है, एफिशिएंसी नहीं है, राइट? देन 5 marker questions we have reached. Let's get to the first 5 marker question. Source question tha. Source A, production across countries. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff, and finished products. Colonies such as India exported raw materials and foodstuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporations emerged in the scene, right? ये था आपका source MNC के बारे में. First question is, how are MNCs a major source in connected countries in the world? क्या लिखेंगे इसमें? Production process को बांट देते हैं ना वो, they set up offices and production processes is divided into different regions in different countries wherever they can reap profit. और इससे क्या होता है? They become a very good force in connecting the different countries of the world. They become a very good force in promoting the globalization in the world. Then question number 29, source B, foreign trade and integration of the markets. फॉरेन ट्रेड के ऊपर है ये क्वेश्चन आया था. हाउ डज फॉरेन ट्रेड बिकम अ मेन चैनल इन कनेक्टिंग कंट्रीज? इसका मॉडल आंसर मैं आपको दे रही हूँ. फॉरेन ट्रेड बना मेन चैनल इन कनेक्टिंग कंट्रीज बिकॉज फॉरेन ट्रेड से क्या किया हमने बेसिकली, other countries can come to our countries and they can invest in our countries and promote employment, right? So foreign trade had created an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market. अब आपका जो market है वो आपकी host country से limited नहीं है. The world is your market, right? Producers could now sell their product not only in the local market but also to other markets, also to other countries also. और इससे क्या हुआ? इससे countries आ गई पास. अब आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, एग्जाम्पल भी लिख सकते थे आप इसमें, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप क्या करोगे? यू सिंपली ऑर्डर इट ऑनलाइन एंड दैट द प्रोडक्ट वुड बी रीच्ड योर डोर स्टेप. व्हाट इज दिस? दिस इज फॉरेन ट्रेड गोइंग ऑन इन विच our Australian product can reach out to a market, to a potential customer sitting in India also, right? चलो, so see impact of globalization in India. क्वेश्चन आया था, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स? कैसे? मैं कंज्यूमर हूं, आई वांट अ टी शर्ट, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई हैव hundreds of brands to choose in, तो मेरी choices जो हैं वो बहुत improve हो रही हैं and I'm getting good quality products, right? क्यों? क्योंकि अब market में competition इतना ज़्यादा है that earlier if producers were giving any kind of t-shirt because there was no competition, now they are scared because there are international brands in the picture and they need to up their game, राइट? और इसी स्टिफ कंपटीशन के साथ साथ हमें लोअर प्राइसेस अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में. तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई 2 पॉइंट्स भी लिखे हैं तो भी ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखे हैं तो वेल एंड गुड, कूल. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग. ऑनेस्टली आई नेवर थॉट कि प्लांटेशन फार्मिंग में 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा. तो इसमें 6-7 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप लिख सकते थे. सबसे पहले तो प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, राइट? तो उसके फीचर्स लिख देंगे. सिंगल एरिया पे फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, लार्ज सिंगल एरिया पे आपकी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है. सिंगल क्रॉप, सॉरी, सिंगल क्रॉप होती है इसमें. अगर टी उगा रहे हो तो सिर्फ टी ही उगाओगे, अगर कॉफी उगा रहे हो तो सिर्फ कॉफी उगाओगे, राइट? मेनली ऐसी प्रोडक्शन इसलिए होती है क्योंकि वी वांट टू कनेक्ट टू द मार्केट, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है ये, मार्केट से हम कंसर्न होते हैं, इसीलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग भी बोलते हैं, राइट? लेबर इंटेंसिव होती है, ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया पे सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हो और स्पेशली क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफी, तो लेबर की बहुत जरूरत है. लेबर कोई ऐसी वैसी नहीं, चीप एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है इस टाइप की फार्मिंग में. कैपिटल इंटेंसिव भी बहुत होती है, बहुत पैसा लगता है. From HYV seeds to modern inputs, all of that requires a lot of capital investment.
Now there is an interface of agriculture and industry. Why? क्योंकि फार्मिंग ही कमर्शियल है, तो ये जो भी प्रोडक्ट हम ग्रो करते हैं इस सॉर्ट ऑफ फार्मिंग में, वी टेक ऑल द प्रोडक्ट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर इट इज प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट? फॉर एग्जांपल टी, फार्म से तो टी लीव्स जाती हैं, फिर वो जाती है इंडस्ट्रीज में जहां वो प्रोसेस होती है और वो चाय पत्ती बनती है, विच वी यूज एट आवर होम्स, राइट? Next point is a well-developed network of transport and communication, which is very, very needed in these kind of farming. Why? Again, because we are connecting primary sector to the secondary sector, right? So we need tertiary sector to help us through it, right? Then examples you could have put tea as an example, coffee, rubber, sugar cane, and even your banana. Okay. Next question. Describe the role of political parties in the modern democracy. Modern democracy में political party का क्या role है? Functions लिखने थे इसमें political party के. सब लिख देंगे हम. Political parties contest election, they put forward policies and program. अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ mention कर रही हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा explain भी करना था. ठीक है? Parties play a decisive role in making laws for the country. Parties form, run in government. अच्छा, children who are thinking, ma'am, हमने लिख तो दिए हैं points, but we haven't explained it. Okay, no problem. If you have written 3 or 4 points and if you have explained them, good. But if you have written 7 points and if you have not explained any of them, then also good. Okay? Parties that lose in the election form the opposition, parties shape public opinion, parties provide people access to government machinery. ये सारे points आपके NCERT में as it is mentioned हैं, आपको इसमें से कोई भी 6 points at least लिख देने चाहिए थे. ठीक है? Next question. Democracy play an important role to accommodate social diversity. बहुत डर लगता है इस क्वेश्चन से बच्चों को. Support the statement with example. क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को, आपको सिर्फ इसे सपोर्ट करना है. अब हमें सपोर्ट करना है तो हमारे पास एग्जांपल है, ऑब्वियसली बेल्जियम का है, इंडिया का है. बोथ द एग्जांपल्स यू कुड हैव पुट. Democracies develop a procedure to conduct their competition. पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हो या इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो या सोशल डाइवर्सिटी हो, हर किसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी एटलीस्ट ऑन पेपर करती है प्रमोट, राइट? करती है अकोमोडेट. कोई भी सोसाइटी फुल्ली और प्रोमिनेंटली कॉन्फ्लिक्ट से परे नहीं रह सकती. डेमोक्रेसी इज नो बेटर. लेकिन डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे अगर सोशल डाइवर्सिटी की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे अकोमोडेट करने का, उसे सॉल्व करने का एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है. और हमें ये एबिलिटी होती है इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि हम सोशल डिफरेंसेस को डेफिनेटली क्या है अकोमोडेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम में क्या हुआ था? देयर वाज डाइवर्सिटी, देयर वाज लैंग्वेज डाइवर्सिटी, देयर वाज डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, राइट? हमने उसको क्या किया? बैक टू बैक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बना के उसको अकोमोडेट किया. इंडिया में वी नो देयर इज कास्ट डाइवर्सिटी, we know that there is gender disparity also, so we have women reservation at least in the panchayati raj system, and we also have caste based reservation. What is all this? This is nothing but accommodating the social diversity of the country. Now in the same way if we take example of Sri Lanka, आप ये mention कर सकते थे. Just give me 1 second. Yes, Sri Lanka, we can say that 2 conditions must fulfill by any form of democracy. Rule of the majority does not become the rule of the majority. ये भी आप मेंशन कर सकते थे कि जब हम बात करते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी को हम अकोमोडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं that there is only rule of majority. But what kind of majority? We are not saying that the rule of majority religion or a majority caste group or a majority gender. नहीं. Rule of majority of the people voting. Now that is a miscellaneous group. It could contain whatever gender, it could contain whatever caste, whatever religion you can think of. So it's a miscellaneous group. Majority का rule होता है, लेकिन वो majority किसी एक particular section of the society से deal नहीं करती है. ठीक है? Next question. How did ideas of national unity in early 19th century Europe lead to the ideology of liberalism? Or how did Greek War of Independence mobilize nationalist feelings among educated elite across the Europe? Okay, let's go ahead with the first question पहले कि कैसे जो national unity है अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ मिल चुकी थी, राइट? एक्सप्लेन करना है. Now, ideas of the national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. This is evident because of the following point. Why? सबसे पहले liberalism होता क्या है? As you people already know, liberalism comes from a Latin root which means liber, which means free, right? And for the new middle class जो हो गई थी अब शुरू, liberalism जो है
सिनोनिमस बन चुका था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑल्सो, राइट? Politically, it emphasized the concept of government by the consent. Just give me 1 minute. और यही जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है चिल्ड्रन जो इमर्ज हो रही थी, दैट वाज लिबरल, ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन लिबरल थी, और यही मिडिल क्लास पॉपुलेशन आगे चल के रेवोल्यूशनरी बनी थी, नेशनलिस्ट बनी थी। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ सिंक बिटवीन लिबरलिज्म एंड योर नेशनलिस्ट फीलिंग्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देख लो तो ऑटोक्रेसी एंड तभी हुई थी क्योंकि हमारी जो नॉर्मल जनता थी, द थर्ड स्टेट की जो जनता थी, दे हैड टेकन इट फॉर देमसेल्व्स कि हमें नेशनलिज्म की फीलिंग को उत्पन्न करना है और हमें फ्रीडम चाहिए, right? So liberalism and nationalism used to go hand in hand. People wanted equality before law. At the same time they wanted freedom from despotism also. You can mention French Revolution in it, you can mention your Greek War of Independence in it, you can also mention Belgium from your United Kingdoms, the freedom of Belgium from your United Kingdoms in it. ठीक है, चलो Ottoman Empire भी mention कर दिया, revolutionary nationalism, Greek god support. This is the answer of your second part of the question. Okay, I'm going to move ahead with next question. Bank plays an important role in the economic development of the country. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yes, bank play an important role in the economic development of the country. Support the statement with examples. Second question is credit sentiments pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. Support the statement with example. पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब मैं मैराथन कर रही थी ना इकोनॉमिक्स का, तब भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों करते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल, उसके आंसर पे देखते हैं। पहले सबसे पहले तो बैंक क्या करते हैं, बैंक हमारी सेविंग करते हैं, हमारे पैसे को हमारे पास हमारे लिए सेव करके रखते हैं, उस पर एक इंटरेस्ट रेट रखते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे क्या होता है, जब हम घर ले जाते हैं वो पैसा, तो हमें उस पर इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, तो हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। और ऐसे ही हर किसी को अगर ज्यादा ज्यादा पैसा मिल रहा है तो नेशन का पैसा भी तो बढ़ रहा है, राइट? At the same time, banks give us loans also, and through those loans, they promote social entrepreneurship, they promote women workers, they promote rural areas में entrepreneurship, all of that. तो वो लोन्स जो देते हैं, क्रेडिट जो देते हैं, उससे हमारा बिजनेस जो है फुलफिल करता है। और एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, दे आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, द डिपॉजिटर्स, एंड द पीपल हु आर इन द नीड ऑफ द मनी, द बोरोवर्स। ये पूरा फंक्शन जो है बैंक करते हैं। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज योर, इफ यू विल कंपेयर इट विद द इनफॉर्मल सेक्टर, और इसी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से लोग ज्यादा क्रेडिट लेते हैं आपका बैंक से, और उनके बिजनेस को पुश मिलता है, राइट? दे ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये 5 पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट सेंटिमेंट्स पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज पेनफुल। नेगेटिव, दो इंपैक्ट्स होते हैं क्रेडिट सिचुएशन के, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वाले इंपैक्ट पे ये क्वेश्चन आया है कि कभी कभी क्या होता है, लोन लेने से बोरोवर जो है एक अनरिकवरेबल पोजिशन में चला जाता है, जो बहुत पेनफुल होता है। आपको इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे दैट दिस इज द साइड ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ द क्रेडिट। एक एग्जाम्पल आप इसमें आपकी बुक में स्वप्ना का दिया है, शायद एक फार्म लेबरल का, आप अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं, स्वप्ना का दिया है तो भी ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि पीपल टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। वी नो इन द इनफॉर्मल सेक्टर द रेट ऑफ द इंटरेस्ट हाई, दे डू अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट, एंड
there is no collateral, there is no proper framework, there is no management to see it, and that is why the borrower is at the mercy of the money lender, and often they are exploited, as happened in the case of Swapna in your NCERT. तो फार्म लेबर वाला इसमें ऑप्शन आप लिख सकते थे एग्जाम्पल, जिसमें आप मेंशन कर सकते थे कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, एंड वी पुट इट इनटू अ बिजनेस, वी पुट इट इनटू अ प्रोजेक्ट, एंड दैट प्रोजेक्ट फॉर एनीथिंग, एज इन केस ऑफ द फार्म लेबर, स्वप्ना के केस में क्या हुआ था, उन्होंने लिया था लोन और उन्होंने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में लगाया था, लेकिन क्रॉप हो गई थी उनकी फेल। तो हमने लोन तो ले लिया है ये सोच के दैट द आउटकम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट व्हेन द आउटकम इज नॉट पॉजिटिव माय डियर चिल्ड्रन, सो व्हाट हैपेंस इज लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, और उस लोन को चुकाने के लिए हम एक और लोन ले लेते हैं, एंड दैट साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑन, एंड वी लीड टू अ सिचुएशन व्हिच इज नोन एज debt trap. So, especially in the case of rural landless laborers and bonded laborers, debt trap is very, very common and very, very painful situation. Okay, you want to get out of it, but you can't. You are helpless. You feel very crippled and helpless. Next question, explain any 5 features of primitive subsistence farming. Again, I never thought कि farming पे, a 5 marker question would be there. Let's see. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बहुत सारे पॉइंट है इसमें। सबसे पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, इसको हम ऑल्सो वी कॉल इट योर विच काइंड ऑफ फार्मिंग, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, कोई भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसको। क्या करते हैं, सबसे पहले फीचर, सबसे पहला फीचर है कि वी क्लियर अ पैच, बड़ा सा लैंड होता है उसमें एक छोटा सा पैच लेते हैं, हम उसे क्लियर करते हैं, वी बर्न इट, एंड इन द एशेस वी सो द सीड्स, एंड वी वेट फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, एंड देन वी cut it and we harvest it. We keep on doing this in the same land patch for a couple of years, then we move on to another patch. तो ऐसे तो ये फार्मिंग चलती है, right? Small small patches में। Second feature, primitive, नाम से ही पता चल रहा है that the tools that we use, the machinery that we use, machinery तो यूज ही नहीं करते, जो भी tools यूज करते हैं एग्रीकल्चर में वो भी काफी primitive क्वालिटी के होते हैं, बहुत पुरातन होते हैं, जैसे हो, दाव, digging stick, all of that. नेचुरल चीजों पे हमारी फार्मिंग डिपेंडेंट होती है, जैसे नेचुरल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इरिगेशन विरिगेशन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द सीड्स को भी यूज नहीं करते हैं, केमिकल्स को भी यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर्स को भी यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल मैन्योर वगैरह यूज कर लेते हैं। जो फैमिली या जो कम्युनिटी लेबरर्स इस टाइप की फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं, दे डू मोस्टली दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, फॉर दिस सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो ये थे आपके फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सिर्फ एक फंक्शन पे पूरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, क्या लिखना था इसमें। पार्टी, सबसे पहले तो आप मेंशन कर दो कि ऑपोजिशन पार्टीज होती क्या है। पार्टीज जो इलेक्शंस में हार जाती है, पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस, दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन में आई हैं, वैसे ही राइवलरी बहुत है और उनके पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है। पहला फंक्शन, वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। अब जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। अब जो पार्टी पावर में आई है या जो पार्टीज पावर में आई हैं कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू, दे आर ओनली रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ द सोसाइटी और लेट्स से अ ग्रुप ऑफ व्यूज ऑफ द सोसाइटी। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर व्यूज, और भी तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं सोसाइटी में, वो डिफरेंट व्यू पॉइंट जो है आपकी ऑपोजिशन पार्टीज प्रेजेंट करती है। सेकेंड पॉइंट, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। कोई गलत नहीं है इसमें अगर ऑपोजिशन पार्टीज आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉइंटिंग आउट द फेलियर ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि यही तो काम है उसका, यही तो हेल्दी डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा, राइट। थर्ड पॉइंट, मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। वो ऑपोजिशन को मोबिलाइज भी करते हैं सो दैट देयर इज अ बैलेंस ऑफ चेक, जो पार्टी जीती है वो बिल्कुल मन मर्जी पे उतर ना आए। इसी तरीके से दे इम्प्रूव द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, पार्टी इन द पावर भी होती है, राइट, एंड डेलिब्रेशन डिस्कशन कीप्स ऑन गोइंग ऑन। वी नो दैट द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, और वहां पे इन सारे व्यू पॉइंट से लेके हमारा जो आउटकम निकलता है, जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन निकलता है, वो इनहैंस्ड निकलता है, राइट। और इसी तरीके से पावर इन द पार्टी इन द पावर, जो गवर्नमेंट एक्टिंग गवर्नमेंट है, उसे हम अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। अगेन मन मर्जी ना कर ले, इसका पूरा जिम्मा आता है आपका ऑपोजिशन पार्टी पे। Okay, next question. I'm going to take 1 minute break.
Democracy led to peaceful and harmonious life among citizens. Support the statement with the example. The question itself is mentioning it to you कि democracy जो है एक peaceful और harmony वाली life को बढ़ावा देती है. आपको explain करना है examples के through. ठीक है? So आप क्या करोगे इसमें? आप अगेन ये वही बेल्जियन गवर्नमेंट के बारे में आपको लिखना है, इंडियन की सोशल डाइवर्सिटी के बारे में भी लिख सकते हो कि कैसे हम हार्मोनी पीस को प्रमोट करते हैं, हम पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी वर्क करते हैं, एट द सेम टाइम हम सोसाइटी के डिफरेंसेस को, सोसाइटी की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हैं, जैसे बेल्जियन गवर्नमेंट ने किया थ्रू योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डच स्पीकिंग पीपल ऑल्सो एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑल्सो, बोथ एट द कंट्री लेवल, एट द स्टेट लेवल ऑल्सो एंड एट द कैपिटल लेवल ऑल्सो. इंडिया का भी एग्जांपल लिख सकते थे, सेम कास्ट ग्रुप का हम अकोमोडेशन करते हैं, वी गिव रिजर्वेशन टू पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप्स, scheduled tribe groups and also to other backward classes. What is this? This is just to make sure that the society in peace and order. Judiciary भी इसीलिए होती है ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो प्रमोट कर सके, सोसाइटी के ऑर्डर को, पीस को मेंटेन कर सके. ठीक है? So all of that, it's on your screen. You could have mentioned it. Now I'm a little bit tired, so I'm very quickly going to move on to the map-based question, children. Look at the first map-based question. The place where Indian National Congress session was held. ठीक है, आपको मैप में दो places दी गई थी, A and B. आपको mention करना था कि A वाली कौन सी है और B वाली कौन सी है. B is the place where the movement of indigo planters was started. Okay. Okay, I don't have the correct map here, but the C का option जो है आपका चंपारण आएगा. A का क्या होगा? I will get back to you. Next question जो है आपका, this is from geography. सरदार सरोवर डैम आपको मार्क करना है. Then you have to mark भिलाई, पुणे, कोची, इंदौर, नरोरा also. ठीक है? आयरन एंड स्टील प्लांट. इसमें से कोई भी 4 करने थे आपको, सारे नहीं करने थे क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रॉपर्ली पढ़ लो. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ मार्क करना था. एज यू कैन सी, दिस इज योर नरोरा on the screen. Then we have Champaran also. Champaran is not here. Okay. Okay, this map is not little, actually very wrong. So you guys already know where you have to mark it. Kochi यहाँ पे आपको कर्नाटका में है. नहीं, ये गलत है मैप. I will get back with a different map. Okay, so sorry for this. Okay, before I finish the session, children, now if you had paper number 1, set number 1, and if there is any question जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसमें क्या लिखना था, you can comment in the comment section and you can subscribe to the channel. You can like the channel also. Paper हो गए, and that doesn't mean that you have to unsubscribe. Okay, please. And there are more fun videos gonna come up. And let me know in the comment section if you know any of the answers. For this map, I will get back to you for sure. Till then, keep studying. See ya. Bye bye. Take care.